Hello, I welcome you all to All in One GK. So, from today onwards, we are going to start our preparation for CDS 1 2026 and NDA 1 2026. So, last time के जैसे इस बार भी हम हर एक सब्जेक्ट को थॉरली रिवाइज करेंगे और उसके साथ क्लास के एंड में हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। और इस बार सिंस यू नो दैट बजट आ गया है और CDS और NDA में बजट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स एक डेडिकेटेड क्लास होगी बजट के लिए भी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं एंड विच विल बी ऑन बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है और हम किसे बोलते हैं? हम सेल जो है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक इन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल इन ए पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है? एक बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है। और जो उन्होंने डिस्कवर किया था ना, ये डेड थे। और लुविन हॉक इन 1674 with the improved microscope he discovered the free living cells in pond water for the first time. अगर पूछा जाए कि सेल पहले किसने डिस्कवर किए थे तो आएगा रॉबर्ट हुक, बट अगर लिविंग सेल की बात की जाए तो आएगा लिविन हॉक। अब सेल क्या होते हैं? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक्टिंग एज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, एक एक सेल मिलकर टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर हमारी बॉडी बनती है। इसीलिए सेल क्या है? हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। अब सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या है? 4 मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये हमारा सेल है। ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो ना, थीन फ्लेक्सिबल वाली, जो सराउंड करती है सेल को एंड कंट्रोल के यहाँ पर आएगा क्या और बाहर क्या जाएगा, इस चीज को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे जो सेल के वेरियस ऑर्गेनल्स हैं ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस होता है बीच में सेल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेल का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, DNA। ओके, और रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और पुरकिंजी ने इन 1839 कॉइन की थी ये टर्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी विच इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल थ्योरी 2 बायोलॉजिस्ट ने दी थी, शिल्डन एंड स्वान्स। अब सेल थ्योरी को फादर एक्सपांड किया था वर्चो ने इन 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो किसने क्या बोला था, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जो सेल्स है ना, वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये सिंपल स्मॉल सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया, आर्काई, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंगल सेल्ड, जिसमें ना न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये लैक करते हैं न्यूक्लियस को, और बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो भी नहीं होते इनमें। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब ये उल्टा हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और इनमें ये सेल वाले ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें DNA वगैरह होगा, ठीक है। और ये किन में पाए जाते हैं? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये हम में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पर 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, 2 ऑर्गेनिजम्स। वो क्या होते हैं? एक होता है यूनिसेलुलर। अब नाम से आपको समझ आ रहा होगा यूनिसेलुलर मतलब क्या, जिसमें एक सिंगल सेल होगा, राइट। एक सिंगल सेल ये सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया, एमोबा वगैरह वगैरह, ठीक है। देन एक मल्टी सेलुलर भी होता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है।
जो कि टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होते हैं ताकि वो वेरियस हमारे फंक्शंस को कैरी कर सके। और इनका एग्जाम्पल क्या है, हम हो गए, ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, फंगई भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स। सो सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेल है, ये जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये परमिट या एंट्री या एग्जिट करता है मटेरियल्स की इन एंड आउट ऑफ द सेल, और इस वजह से ना इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबको आने नहीं देता है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर करने देता है। और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो एक बार मुझे याद है कि किसी एग्जाम में आया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, सो दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके। अब आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, राइट? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन पर चीजें जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। सो बेसिकली एक चीज अगर आपको पूछी जा सकती है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, ये कैसे सेल के अंदर बाहर होते हैं, सो दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ओके। एंड इसके साथ वाटर जो है ना, वाटर की मूवमेंट भी सेल में ऐसे ही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पर उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाई concentration to low concentration inside the cell is through a selectively permeable membrane, and that process is known as osmosis. Osmosis तीन तरीके के होते हैं। पहला है हाइपोटोनिक, ठीक है। अब हाइपोटोनिक क्या होता है कि जो सेल है बाहर ज्यादा है, हाई है, और अंदर कम है, ठीक है, लो है। सो बाहर से अंदर आएगा, सो जब बाहर से अंदर आता है पानी, तो कंटेंट्स क्या होते हैं सेल के, वो स्वेल अप हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक हुआ है, ठीक है। अब दूसरा होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक इजी है, जिसमें बाहर भी सेम कंसंट्रेशन है, अंदर भी सेम कंसंट्रेशन है, तो ना इधर से उधर जाएगा ना इधर से उधर जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या है, ये हाइपोटोनिक का उल्टा है। तो सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, और बाहर कम है, तो इस केस में क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगी चीजें। अब जब अंदर से बाहर जाएगी तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है कि प्लांट सेल में ना, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज एन रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो एनिमल सेल में नहीं होती है सेल वॉल, प्लांट सेल में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक आउटर रिजिड कवरिंग होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलस से बनी होती है। एंड सेलुलस क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब मुझे एक और चीज आपको बतानी है कि जो एमोबा होता है ना, वो किस प्रोसेस से फूड एनगल्फ करता है। सो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है, उससे करता है, ठीक है। ये बस इतना याद रखना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। और एक प्रोसेस और होता है विच इज प्लाज्मोलाइसिस। अब ये क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, कि ये एक लिविंग सेल है, अंदर पानी ज्यादा है, बाहर कम है। तो अभी हमने देखा ना कि हाइपरटोनिक है, तो अंदर से बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो जब सेल श्रिंक करेगा, इसके जो कंटेंट्स है ना अंदर के, ये भी श्रिंक करते हैं, और ये हमारी सेल वॉल है, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इस चीज को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ओके। मतलब द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द contents of the cell away from the cell wall, okay। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ओके। The next we have nucleus. Nucleus contain the cell genetic material. ये भी हम देख कर आए थे, ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें, ओके। न्यूक्लियस में ना डबल लेयर कवरिंग होती है। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm. The nucleus contain chromosomes and chromosomes are composed of DNA and protein. So
आगे जाकर आप देखोगे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जैसे न्यूक्लियस में होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, जीन्स होता है, प्रोटीन होता है, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है जैसे माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होते हैं। सो वैसे डिवीजन होता है और फिर जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में जाता है। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ब्राउन ट्यूब्स एंड शीट्स। दो तरीके के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। जो रफ वाला होता है वो रफ क्यों होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बिकॉज उनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ होता है बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। Ribosomes which are present in all active cell are sites of protein manufacture. Okay. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल लिपिड्स एंड इंपॉर्टेंट सेल फॉर्मेशन. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane and इस process को membrane biogenesis बोलते हैं. And some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones. और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कि ये डिटॉक्सिफाई करेगा पॉइजन्स एंड ड्रग्स को, कि ये एक बार पेपर में आ रखा है कि कौन करता है. सो इट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. नाउ वी हैव लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक filled with digestive enzyme. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. लाइसोसोम्स का एक ही चीज पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल या वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल किसे बोला जाता है. सो दैट इज लाइसोसोम्स. Next, we have Golgi apparatus. It consists of system of membrane-bound vesicles approximately arranged parallel to each other in stack called cisterns. अब मेन फंक्शन क्या है Golgi apparatus का, यही कि स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है. Some complex in some cases complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus, and it is also involved in the formation of lysosomes. Now we have one more important thing, that is mitochondria. So everyone knows that it is known as the powerhouse of the cell. दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. आउटर वाला पोरस होता है, इनर वाला डीपली फोल्डेड होता है. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP क्या है? Adenosine triphosphate molecule. ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल का, ये सब इंपॉर्टेंट है. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. प्लास्टिड्स क्या है? पहले तो ये जानो कि जो प्लास्टिड्स है सेल वॉल की तरह सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं. दो तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड होते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट और कलरलेस होते हैं. अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, जिनमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, उन्हें क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है. अब क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. And the leucoplasts are primarily organelle in which materials such as starch, oil, protein granules are stored. तो वो storage के लिए है. Now last we have vacuoles. Vacuoles are storage sacs for liquid or solid content. Small size होते हैं एनिमल में और प्लांट में लार्ज साइज होते हैं. कभी कभी इतने लार्ज होते हैं प्लांट सेल में कि दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. अब एक चीज है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, एंड प्लास्टिड्स, इन दोनों के पास ना अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है. ठीक है, ये भी पूछा गया है पेपर में कि किन के पास होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिनमें अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है. अब राइबोसोम्स तो आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वी हैव सेल डिवीजन. सो दो तरीके के सेल डिवीजन आपके बुक में है. फर्स्ट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. तो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? बिकॉज न्यू सेल्स बने. ओके, एंड माइटोसिस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए मदर सेल की तरह एंड दिस हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. मियोसिस क्या होता है? स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू के इन एनिमल एंड प्लांट्स. दे डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स थ्रू 2 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन 4 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब हाफ क्रोमोसोम डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉइड पेरेंट. सो माइटोसिस क्या है? एक होगी मदर सेल, वही रेप्लिकेट करेगी और
टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाएगी, ठीक है, सेम होगा सब कुछ। मियोसिस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, 2 राउंड होते हैं सेल डिवीजन के, और फिर जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनमें हाफ होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स इसमें सेम रहते हैं, इनमें हाफ होते हैं मदर के, ठीक है, और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ये बेसिकली रिप्रोडक्शन वाले केस में होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिश्यूज। सो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अभी देखा ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फ्रॉम सेम ऑरिजिन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक्टिंग एज ए ब्लॉक बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन। अब ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल हो गया, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू देखेंगे। सबसे पहला है प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So plant tissue containing actively dividing undifferentiated cell responsible for growth by forming new cells. So मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए यूजफुल होते हैं। दे आर इंडीड लोकलाइज एंड कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन वो कहाँ पर सिचुएटेड है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल क्यों जरूरी है? फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ शूट एंड रूट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। यहाँ पर है ना, तो लेंथ इंक्रीज करेंगे। लेटरल मेरिस्टम लोकेटेड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द ग्रेथ और थिकनेस। अब यहाँ पर है ना, तो ये थिकनेस के लिए यूजफुल है लेटरल वाला। अब इंटरकैलरी ये सिचुएटेड होते हैं इंटर नोड्स में, और जो नोड होती है ना, इनकी ग्रोथ के लिए ये यूजफुल होते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ के लिए। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट टिश्यूज। So specialized cells that have lost the ability to divide, they develop into specific structure to perform particular functions. कोई सपोर्ट देता है, कोई स्टोर करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है। This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. 2 तरीके के परमानेंट टिश्यूज है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, ठीक है, लिविंग सेल्स विथ thin wall, they are responsible for storing food, water. In some situation जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, उस टाइम हम इसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, इजी। और जब एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है ना, तो पैरेन्काइमा हेल्प देम फ्लोट, उस टाइम पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को, ओके, स्टेम्स को करता है, पर्टिकुलरली लीव्स को। अब स्क्लेरेन्काइमा क्या है? ये डेड सेल्स है, थिक रिजिड वॉल, they provide structural support and strength to the plant. कोकोनट का हस्क देखा है आपने? So that is sclerenchyma tissue, okay? और sclerenchyma इतना थिक और रिजिड क्यों होता है? इसमें लिग्निन पाया जाता है इसलिए, okay? Now next we have complex permanent tissues. So complex permanent tissue, they are tissue made up of more than one type of cell. 2 तरीके के होते हैं plants में, xylem and phloem. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. अब ट्रैकाइड और वेसल के थिक वॉल्स होते हैं, मेनी आर डेड, एंड दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ओके, इंपॉर्टेंट ये लाइन देखना। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड xylem फाइबर क्या करते हैं? सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में। फ्लोएम क्या है? 5 तरीके के होते हैं फ्लोएम, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम फाइबर एंड फाइलम पैरेन्काइमा। अब ये बेसिकली फूड के लिए होता है, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम होता है, और वाटर के मेनली वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या होता है? जाइलम होता है। अब फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे फ्लोएम सेल क्या है? लिविंग सेल। तो ये भी आया है कि कौन सा डेड है? फ्लोएम फाइबर डेड है। ना आफ्टर दैट वी हैव एनिमल टिश्यूज। सो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसे स्किन होगी हमारी, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये एग्जांपल्स है एपिथेलियल टिश्यू के। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये थिन होता है, फ्लैट होता है, एंड ये कहाँ पाया जाता है? ओसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में, सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स में, वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है कि आपके ना एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि सिंपल स्क्वामस कहाँ पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से एक सपोज ब्लड वेसल्स या लंग एल्वियोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर पाया जाता है। सो इनमें से एग्जाम्पल्स है, जैसे कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। सो ये आप पढ़ लेना कहाँ कहाँ पाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।
अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो कनेक्ट करता है टिश्यू एक दूसरे से एंड सपोर्ट देता है, बाइंड करता है बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दो बोन्स को कनेक्ट करे उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, और जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करे उसे हम टेंडन बोलते हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे आपका ईयर जो है, ठीक है, ईयर में जो प्रेजेंट है, ये मुड़ जाता है ना ईयर आपका, सो दैट इज कार्टिलेज। नोज में, ट्रेकियाई में, लैरिंक्स में, ये 4 एग्जांपल है कार्टिलेज के। अब एरिडुलर टिश्यू क्या है? दे प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन एंड बाइंड्स देम टुगेदर। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन एंड मसल के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। एडिपोज टिश्यू ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक है, ये पाया जाता है बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग टू मूवमेंट। अब मसल क्या करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है, सो दैट इज मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मसल, ये इसके एग्जाम्पल है कि सेल कैसे होते हैं और एग्जाम्पल क्या है। सो जो स्केलेटल मसल है, इसके सेल लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लियट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इन्हें हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट सच एज वॉकिंग एंड ग्रेस्पिंग। स्मूथ मसल, ये लॉन्ग होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इन्हें हम अनस्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आइरिस ऑफ द आई, यूटेरस एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। अब कार्डियक मसल ये इजी है, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ये रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है हमारी हार्ट की, वो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट इसके फीचर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। Now next we have the nervous tissue. Specialized tissues of the nervous system that receive stimuli and transmit information through electrical impulse to control and regulate body function. सो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? जो नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं। सपोज आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा, तो वो सिग्नल जाता है ना ब्रेन के पास कि मुझे हाथ हटाना है अभी इसी चीज से, सो दैट इज द नर्वस टिश्यू। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, जो बेसिकली स्टिमुलस हमें प्रोवाइड करता है। अब जो सेल होते हैं इस टिश्यू के, उन्हें हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी, ओके, विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है आपका, और ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब थीन लॉन्ग हेयर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। एंड ईच न्यूरॉन के एक सिंगल जो लॉन्ग पार्ट है, दिस सिंगल लॉन्ग पार्ट इज नोन एज एक्सन। बहुत सारे ब्रांचेस बताया मैंने डेंड्राइट, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज नर्व एंडिंग। Now next we will see about life processes. So न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, और उस मोड ऑफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बेसिकली फोटोसिंथेसिस। ओके, अब रिक्वायर क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, और प्रोडक्ट्स क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है एंड वाटर होता है। अब ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स, वेरी कॉमन, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बेसिकली हम ह्यूमंस जो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, एंड वी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर नरिशमेंट, सो दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बेसिकली 5 स्टेप्स में होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। 5 मेन स्टेजेस क्या है? इंजेशन, मतलब पहले हम फूड लेते हैं अपने माउथ से। देन वी हैव डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड। एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाते हैं। एसिमिलेशन, यूजिंग न्यूट्रिएंट्स बाय सेल, एंड इजेशन, द रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ये प्रोसेस एलिमेंट्री कैनल में होता है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है फ्रॉम माउथ टू द अनस, दिस इज द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। नाउ फूड एंटर थ्रू द माउथ एंड इज ब्रोकन डाउन बाय टीथ एंड सलाइवा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेस, और यहाँ पर स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। The stomach is a large organ which expands when food enter it. Basically हम बोलते हैं J shaped का होता है। Digestion in stomach is taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. अब ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है सीडीएस में कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, सो इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड का, ताकि
पेप्सिन उस पर एक्ट कर सके और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अब म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ना हो जाए और इस वजह से एसिडिटी वगैरह ना हो। अब उसके बाद जो है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंटर मसल विच रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल अमाउंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कंप्लीट डाइजेशन वाली जो साइट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, जो जहाँ पर तीनों चीज़ें का डाइजेशन होता है, दैट हैपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम टू एक्सेसरी ग्लैंड। लीवर से क्या आता है? बाइल जूस आता है विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास दैट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस एंड कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन। क्यों करता है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड लाइपेज फैट डाइजेशन में। आफ्टर डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है from the remaining material and the waste is then stored in the rectum and eventually expelled from the body through the anus. Okay, so this is a very basic view of our digestive system. Now next process we have is respiration. अब respiration is a vital process that releases energy from food. First step of respiration is the breakdown of 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule जिसको हम पाइरूवेट बोलते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर एनडीए या सीडीएस के पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब जो ये प्रोसेस है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब दो तरीके की रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक जहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए और एरोबिक जहाँ पर हमें ऑक्सीजन चाहिए। So in yeast, pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide through fermentation. ये इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। इन अवर मसल सेल जहाँ पर लैक होती है ऑक्सीजन की, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जो हमारे क्रैम्प्स वगैरह होते हैं ना, ये लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप हो जाता है मसल में उसके वजह से होता है। और थर्ड प्रोसेस जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये मैंने आपको टेबल दिया है कि साइटोप्लाज्म में पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, पायरुवेट में ब्रेक होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा तो इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल सेल वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी होगी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइट्रोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ रखा है। सो नाउ वी हैव द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिजाइन फॉर द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एयर हम कहाँ से लेते हैं? अपनी नॉस्ट्रिल से लेते हैं। सो एयर पास करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल और जो फाइन हेयर्स होते हैं ना वो फिल्टर करते हैं ताकि कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह ना हो। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट। ओके, थ्रोट से लेकर फिर लंग्स की तरफ जाते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो थ्रोट में ये प्रेजेंट होते हैं एंड दिस एंश्योर दैट द air passage does not collapse. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate into balloon-like structure, ठीक है? Which are known as alveoli. ये जो आप देख रहे हो ये balloon-like structures होते हैं यहाँ पर ऐसे, so this is alveoli. और alveoli प्रोवाइड करती है सरफेस जहाँ पर exchange of gases take place करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं? alveoli में करते हैं, and the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. अब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं जो that diffuses into the blood, and carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli that needs to be exhaled. Diaphragm और chest muscle relax करते हैं, reducing the volume of the chest activity. This forces the air rich in carbon dioxide out of the lungs. Most importantly आपको पूछा जाता है कि किसका काम क्या होता है। जैसे alveoli क्यों हम यूज करते हैं? Because that provide a surface where exchange of gases can take place, right? अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पर होते हैं? तो आप बोलोगे थ्रोट में होते हैं। नाउ वी हैव ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन है जो ह्यूमन बींग्स में होता है दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। सो जो ब्लड है ना, दिस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने देखा कि ब्लड एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। सो ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड हेल्पफुल होता है। सो ब्लड इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इट कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। तो 3 चीजें होती है ब्लड में, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी।
सो जो प्लाज्मा होता है, द लिक्विड मैट्रिक्स दैट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। आरबीसी क्या होता है, ये कंटेन करते हैं हेमोग्लोबिन को, एक पिगमेंट दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल। सो जो आरबीसी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो आरबीसी है कैसा लग रहा है आपको, बाइकॉन्केव। सो इसका शेप पूछा जाए तो कैसा होगा, बाइकॉन्केव शेप का है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी। एंड बोन मैरो में ना ये प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। एंड अगर आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाए तो 120 डेज होता है, ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। और काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, ठीक है। अब WBC क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, दे फाइट इन्फेक्शंस। और वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इनमें होता है। और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली होता है हमारे बॉडी में, दैट इज न्यूट्रोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल बहुत अबंडेंट होता है। एंड ये फर्स्ट होते हैं जो भी बैक्टीरिया, फंगाई, ये जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है ना, उनको रेस्पॉन्स करने में न्यूट्रोफिल सबसे पहले आते हैं। अब अगर कभी एलर्जी हो जाए हमें, तो बेसोफिल और एसिनोफिल्स ये दोनों कंबाइंड वे में काम करते हैं एलर्जी के लिए, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। अब मोनोसाइट्स क्या करते हैं, जो भी डैमेज्ड सेल्स वगैरह है हमारी बॉडी में, उन पर काम करते हैं, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट है ये दो तरीके के होते हैं, एक टी होता है, एक बी होता है। जो टी वाला होता है ये डायरेक्टली मतलब टारगेट करता है किसको, इन्फेक्टेड सेल्स को। एंड जो बी सेल है ना, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज रह गई है, ब्लड में एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लेटिलेट्स। मैं लिखना भूल गई। सो प्लेटिलेट्स भी प्रेजेंट होता है। और जो प्लेटिलेट्स है ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक है। जब भी इंजरीज वगैरह होती है, खून वगैरह निकल जाता है, तो क्लॉटिंग वगैरह में प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमन हार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ह्यूमन हार्ट। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्ट एज अ पंप ensuring a continuous supply of blood throughout the body. The process of blood pumping in the heart is a coordinated rhythmic cycle. कार्डियक मसल अभी हम देख कर आए थे, राइट। The human heart pumps blood through two separate circuits, a process known as double circulation. This is highly efficient system that ensure the body gets a constant supply of oxygenated blood. अब पल्मोनरी सर्कुलेशन एक होता है, एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी क्या होता है, इट इज द सर्किट फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक, हार्ट से लंग, लंग से बैक टू द हार्ट, ओके। इट्स पर्पस इज टू गेट ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, सर्किट फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक, and its purpose is to deliver oxygenated blood and nutrients to all the body's tissue. और हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है। सो हियर आई हैव रिटन 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर। अपर वाला क्या है, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, और लोअर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और एक सेप्टम जो है ये लेफ्ट और राइट पार्ट को मिक्स होने से बचाती है, सो दैट्स अ वॉल। अब फिशेस वगैरह जो है उनमें कितने होते हैं चैम्बर, सो बेसिकली उनमें 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। एंड एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, उनमें कितने होते हैं, सो उनमें होते हैं 3। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल वाला सर्कुलेशन हो गया। अब 3 वाला क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बट जो क्रोकोडाइल्स है ना, उनमें याद रखना 4 चैम्बर्स ही होते हैं हार्ट के। जो हमारा ऑक्सीजन का पुअर ब्लड होता है ना, जिसको हम डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं, दैट एंटर्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम। यहाँ पर एंटर होता है सबसे पहले ब्लड, ठीक है। और कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कवा से आता है एंड इंफीरियर वेना कवा से आता है, 2 पार्ट से आता है, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर राइट आर्ट्रियम क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इसको पुश करेगी राइट वेंट्रिकल के तरफ यहाँ पर। फिर ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए, फिर जो राइट वेंट्रिकल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर्सफुली और पुश करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टूवर्ड्स द लंग्स। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये और ये कहाँ जाएगा, यहाँ से लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है, लंग्स की तरफ। अब लंग्स की तरफ जब चला गया तो ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब करेगा फ्रेश ऑक्सीजन।
और अब क्या हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया ये वापस हार्ट की तरफ आएगा, लंग्स की तरफ से, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम से थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। सो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट और मस्कुलर वॉल होती है इनकी, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारी बॉडी की तरफ जाएगा ब्लड, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, और इनकी सबसे थिकेस्ट मस्कुलर वॉल होती है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दिस इज पुश्ड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा, यहाँ से, और फिर सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज की तरफ चला जाता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लीज़ आप पढ़ लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, आप सबको पता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट्स में बताना। ये आया भी है आपके पेपर में कि ब्लड प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। मैं बस आपको ये बता दूंगी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 120 मिलीमीटर होता है, किसका, मर्क्यूरी का। और डायस्टोलिक कितना होता है, ये होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स क्या है, यही जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हम अभी देख कर आए थे। सो आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अभी आपने देखा होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो उल्टा करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड वाला लेके जाती है। और वेन्स में भी क्या करते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक टू द हार्ट करते हैं फ्रॉम द बॉडी, बट एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन्स। अब कैपिलरीज क्या है, एक्सट्रीमली थिन सिंगल सेल वेसल है वेयर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। नाउ वी हैव प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दे आर टाइनी कलरलेस इरेगुलरली शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स। प्राइमरी रोल क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप करना, हील करना ऊन को। दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो फ्रॉम वेरी लार्ज सेल कॉल्ड मेगाक्रायोसाइट्स। ओके, नाउ व्हाट इज lymph? Lymph या टिश्यू फ्लूइड एक क्लियर येलोइश फ्लूइड होता है that circulates throughout the body through the lymphatic system. It is a vital component of immune system and plays a crucial role in maintaining fluid balance and fighting of infections. Now we will see transportation in plants. अभी हम देख कर आए थे ना xylem and phloem. So वही चीज़ है, वही हेल्प करती है प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन में। एंड xylem का काम क्या है, द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल, वर्टिकल हम पढ़कर आए थे ना, अभी आपको याद होगा तो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब रूट प्रेशर से भी हो सकता है या ट्रांसपिरेशन पुल से भी कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, जहाँ पर इवापोरेशन की वजह से एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हेल्प करता है, एंड ये बाई डायरेक्शनल होता है। एंड द टिश्यू फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेर इट नीडेड फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट दैट इज एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो हमारी एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं इसमें, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। सो जो एक्सक्रिएशन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। Human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and a urethra. Kidney main excretory organ होते हैं हमारे। Kidney located होते हैं abdomen में, one on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder. ठीक है, यहाँ पर store होता है and then it is released to urethra. Primary function of making urine is to filter waste products from the blood, particularly nitrogenous wastes from like urea and uric acid. अब basic unit क्या है किडनी की, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। Each nephron has cluster of thin walled blood capillaries called the glomerulus, which is surrounded by cup-shaped structure called the Bowman's capsule. Now we have excretion in plants. 2 तरीके के excretion process होते हैं। Gaseous waste को कैसे निकालते हैं हम प्लांट से, like oxygen and carbon dioxide. They are released through stomata on leaves and lenticels on stem by a simple diffusion के process से। And liquid and solid waste कैसे होता है, transpiration process होता है where excess water is excreted as water vapor through the stomata in a process called transpiration.
अब स्टोरेज से या शेडिंग से भी होता है। प्लांट स्टोर करते हैं मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रेजिन, गम्स एंड टैनिन्स इन नॉन लिविंग पार्ट्स लाइक ओल्ड जाइलम, लीव्स एंड बार्क। और जब वेस्ट निकालना होता है ना तो रिमूव कर देते हैं अपने इस पार्ट को, ठीक है, फॉल कर देंगे लीफ को, बार्क पील ऑफ हो जाएगी। अब एक्सक्रिएट कर सकते हैं सॉइल में भी। सो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द रूट्स इनटू द सराउंडिंग सॉइल। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो एनिमल में ना दो मेजर सिस्टम्स है जिससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड होता है। फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम थोड़ी देर पहले देखकर आए थे, न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सन, डेंड्राइट, ठीक है। So the nervous system uses electrical impulse to transmit message rapidly. It composed of specialized cells called neurons. न्यूरॉन के 3 पार्ट है, हमने देखा था। डेंड्राइट क्या है, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट पार्ट्स आपने देखा था ना, ऐसे ऐसे वाले। और एक्सॉन लंबा पार्ट है दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स और मसल। और सेल बॉडी क्या करता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। अब गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, इसे हम स्नाइप्स बोलते हैं, where chemical signal neurotransmitter are used to transmit the impulse from one neuron to the next. The human nervous system अब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज द बॉडीज मेन प्रोसेसिंग सेंटर। और पेरिफेरल में क्या आ जाता है, सारे नर्व्स आ जाते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी से, जो कि कार्नियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द ब्रेन। सो ब्रेन से रिलेटेड भी आई थिंक लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आया था आपका। सो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारा ब्रेन का, सारे वॉलंटरी एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेमोरी के लिए, सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए, स्मेल, साइट, हियरिंग। मिड ब्रेन क्या है, ये कंट्रोल करता है हमारा इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्सेस फॉर विजन एंड हियरिंग। नाउ वी हैव हिंड ब्रेन, ये इंक्लूड करता है सेरिबेलम को विच कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, pons which relays signal, and medulla oblongata which control involuntary actions like heartbeat and breathing. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन क्या करता है, बिकॉज आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट क्या रेगुलेट करता है ब्रेन का। नाउ वी हैव रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट इनवॉलंटरी अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस लाइक क्विकली पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। सो अगर मैंने कोई गर्म चीज छू ली तो मैं अपना हाथ फटाफट से हटा देती हूँ, सो दैट इज माई रिफ्लेक्स एक्शन। सो द नेक्स्ट सिस्टम वी हैव इज द एंड्रोक्राइन सिस्टम। अब एंड्रोक्राइन सिस्टम क्या है, हॉर्मोन्स बेसिकली जो होते हैं हमारे बॉडी में और जो डिफरेंट प्रोसेसेस रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं दैट कंबाइन एंड्रोक्राइन सिस्टम। और ये स्लो होता है नर्वस सिस्टम से बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है एंड कंट्रोल अदर एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेट करता है विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। और अगर थायरोक्सिन कम हो जाए तो फिर हमें एक बीमारी होती है जैसे गॉइट्रे, ठीक है, एंड दैट इज ट्रीटेड बाय 131 आयोडीन। ओके, नाउ एड्रेनल ग्लैंड ये रिलीज करती है एड्रेनलिन ड्यूरिंग स्ट्रेस और डेंजर, प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। पैनक्रियास सीक्रेट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टस इन मेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेल की सेकेंडरी ग्रोथ होती है लाइक फेशियल हेयर्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरीज इन फीमेल सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब एनिमल्स की तरह प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। सो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब प्लांट की जो मूवमेंट है ना ये डिफरेंट टाइप की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। अब जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ ग्रोथ, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ, हाइड्रो मतलब वाटर, कैमो मतलब केमिकल्स की तरफ, और थिग्मो मतलब टच की तरफ। और ये एग्जाम्पल्स मैंने साइड में लिखे हैं, आप गो थ्रू कर लेना। ना नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। एग्जांपल क्या है, जब टच मी नॉट के या मिमोसा प्लांट के आप को टच करते हो तो उसके लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, राइट, आपने देखा होगा। सो दैट इज नॉट ड्यू टू ग्रोथ, दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। अब प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट वी हैव ऑक्सिन। सो ऑक्सिन क्या करता है, दैट प्रमोट cell elongation and are primarily responsible for plant growth towards light or towards gravity. So plant की growth के लिए cytokinin cell division और slow down the aging of leaves. Gibberellins
promote stem elongation, seed germination and flowering. एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. इट प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड्स एंड प्रमोट द शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. एथाइलिन क्या है? ये गैशियस हार्मोन है दैट बेसिकली plays a key role in the ripening of fruits and aging of plants. So now we will move on to the next topic, that is reproduction. So asexual reproduction क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है and that does not require the fusion of gametes. अब इसके वेरियस प्रोसेसेस है. जैसे फिजन क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जहाँ पर दो से ज़्यादा न्यू इंडिविजुअल्स में स्प्लिट हो जाए. दो तरीके के होते हैं, बाइनरी जिसमें दो में स्प्लिट होते हैं और मल्टीपल जिसमें दो से ज़्यादा में स्प्लिट होते हैं. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाए और फिर वो हर एक फ्रैगमेंट एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करे. ठीक है, सो ये आप गो थ्रू कर लेना सारे किसमें क्या होता है. हम प्लांट्स देखते हैं. सो नाउ वी हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और फ्यूजन होते हैं गैमेट्स के, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. The offspring produce have a combination of genetic material from both the parents leading to genetic variation, which is crucial for the survival of the species. Sexual reproduction in flowering plant. अब कौन सा पार्ट क्या करता है? फ्लावर जो है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में. मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं. It consists of an anther that produces pollen grain containing the male gametes and a filament. ठीक है, एंथर ये एंड दिस होल थिंग इज द फिलामेंट, ये पतला वाला. अब बीच वाला जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, इसको हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है. स्टिग्मा क्या करती है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है. ठीक है, फिर ये स्टाइल ये लंबा वाला चीज है, एंड ओवरी क्या है? जिसमें ओव्यूल्स होते हैं. अब पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, और अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद. अ पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओव्यूल इन द ओवरी. द मेल गैमेट फॉर्म द पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट. अब जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट डेवलप होगा, राइट? और फिर जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रायो में. And the ovule that transform into seed and the ovary develops into the fruit. अब reproduction in human beings. हम बस इतना पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या करता है और कौन सा पार्ट मेल में कौन से पार्ट्स होते हैं और फीमेल में कौन सा पार्ट्स होते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है that produces and transports sperms and produces the male sex hormone testosterone. Testes, yes, testicle, they are the primary male sex organs. Their dual function is the production of male gamete, sperm. अब जो sperm जो produce होते हैं ना, उस पूरे process को हम बोलते हैं spermatogenesis. And synthesis of main male sex hormone testosterone. तो testis का काम क्या है? कि sperm produce करना और testosterone को synthesis करना. अब ये जो टेस्टिस है ये सिचुएट होता है स्कॉर्टम में, विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, समथिंग लाइक 2 से 2.5 डिग्री लोअर होता है. ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन जो स्पर्म है ना, इट मैच्योर्स एंड इट इज स्टोर्ड इन द एपिडाइडिनिस. अब वास्ट डिफरेंसेस देन ट्रांसपोर्ट द स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन. Accessory glands जैसे कि seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral glands, they secrete fluids that mix with the sperm to form the semen. The fluid provides nourishment and alkalinity to protect the sperm in the acidic female tract. Now next we have the female reproductive system. So जो female reproductive system है that produce the eggs, they receive the sperm and they provide the site for fertilization and gestation. Gestation मतलब pregnancy, and produces female sex hormone. Ovaries जो है ये primary female sex organ होती है. ये small oval shaped glands होते हैं located in the pelvic cavity and they produces the egg and the female sex hormone estrogen and progesterone. Fallopian tubes जो होती है जिन्हें हम oviducts भी बोलते हैं, they are the tube extending from the uterus. Fertilization, that is the fusion of sperm and ovum. ये कहाँ पर होती है? ये fallopian tube में होती है. Important, okay? They then transport the fertilized egg towards the uterus. Uterus या womb. It is the muscular hollow organ where a fertilized egg undergo implantation and where the entire period of
fetal development take place. अब जो एंडोमेट्रियम होता है ये ठीक करता है मंथली फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होती है तो फिर ये शेड हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज menstruation. Now the cervix is the neck of the uterus that opens into the vagina which serves as the birth canal, okay? एंड प्लेसेंटा क्या होता है, ये टेम्पोररी ऑर्गन होता है जो कनेक्ट करता है मदर को डेवलपिंग फीटस के साथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है विच इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज होता है प्लेसेंटा में, ओके? अब एग जो रिलीज नहीं होता है, मैंने अभी बताया, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो शेड हो जाती है once in every 28 days and this process is known as menstruation. Now कुछ हॉर्मोन्स है और इनका काम क्या है. तो टेस्टोस्टेरोन अभी मैंने बताया कि स्पर्मेटोजेनिस के लिए यूज होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड एस्ट्रोजन क्या होता है, ये डेवलपमेंट होती है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की. एंड प्रोजेस्टेरोन, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं. इट्स चीफ रोल इज टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्रीन की लाइनिंग होती है ना, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग इट्स ब्रेकडाउन. अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल्स में होता है दैट ट्रिगर ओव्यूलेशन विच इज द रिलीज ऑफ एग. प्रोलैक्टिन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है दैट स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क, लैक्टेशन मतलब आफ्टर बर्थ. एंड ऑक्सीटोसिन, दिस इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, बस रिलीज करता है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. दैट कॉजेज द कंट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट मसल टू इजेक्ट द मिल्क, ऑफन कॉल्ड द बॉन्डिंग हार्मोन ड्यू टू इट्स रोल इन मदर इन्फेंट अटैचमेंट. सो कि इस हार्मोन का क्या काम है आप पढ़ लेना. और कौन सा मेल पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है, ये आपको याद होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट. दो तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. सो मैक्रो वाला आपको नाम से पता चल रहा है जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है. ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के होते हैं. प्राइमरी में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, एंड सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें थोड़े अमाउंट में चाहिए, एंड इसमें कौन से हैं, आयरन है, बोरोन है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है एंड निकल है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द एडाप्शन ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. सो मेसोफाइट्स क्या होते हैं, ये बहुत कॉमन तरीके के प्लांट होते हैं जो हर एक एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकते हैं, ठीक है. इनमें वेल डेवलप रूट सिस्टम्स होते हैं, लीव्स भी इनकी ब्रॉड और फ्लैट होती है टू मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस. ज़ेरोफाइट्स होते हैं प्लांट्स दैट हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एरिड और ड्राई एनवायरनमेंट, डेजर्ट्स में, ठीक है. इनके फीचर्स में ये रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को, थिक होते हैं, वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं. हाइड्रोफाइट्स नाम से पता चल रहा है एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है. दे हैव द फीचर दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन वाटर लॉग्ड और सबमर्ज्ड कंडीशंस. एंड हेलोफाइट्स होते हैं दे लिव इन हाईली saline environments such as salt marsh and coastal areas. Next we have carbohydrates. So दो तरीके के divisions हैं, monosaccharides and disaccharides. मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म, इनको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं. ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के. तीन मेजर टाइप्स है इसके. ग्लूकोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है. प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का फॉर बॉडी सेल एंड इज द मेन शुगर फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम. इसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं. देन वी हैव फ्रुक्टोज, ये इसको हम फ्रूट शुगर बोलते हैं. ये सारे नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे स्वीटेस्ट होता है और ये फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है एंड प्राइमरीली मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर. गैलेक्टोज, इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं एंड गैलेक्टोज मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है सच एज मिल्क, योगर्ट एंड चीज. डाइसैकेराइड्स होता है दे आर फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर. अब सुक्रोज एंड लैक्टोज दो इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड्स. सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं. अब लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड वन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल. सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है. सो इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए. अब इसमें ना मैंने एक टेबल डाल दिया है कि कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नाम क्या है और उससे रिलेटेड क्या डिजीज होते हैं.
सो ये विटामिन के रिलेटेड साइंटिफिक नेम है, जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और उसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़ेरोफाइटिल्मिया हो सकता है। अगर विटामिन डी ना ले तो रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में, या ऑस्टोमेलेशिया हो सकता है एडल्ट्स में, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, आप पढ़ लेना। सिमिलरली मैंने पैथोजेन से रिलेटेड भी डाला है कि न्यूमोनिया कौन कॉज करता है, सो दैट इज स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। टाइफॉइड फीवर सैल्मोना टाइफी, इधर मैंने वायरसेस के लिखे हैं। नेक्स्ट वी है प्रोटोजोआ, ये जो है ना मलेरिया, ये कॉज करता है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, बट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसकी कैरियर है, एंड ये फंगाई, ओके। और ये क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीजेस है, लाइक डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21st क्रोमोसोम अफेक्ट करता है। सो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो ह्यूमन है ना, उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो टोटल कितने हुए? 46। अब 22 पेयर्स तो नॉर्मल वाले, और एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें से जो फीमेल होते हैं उनमें होता है XX, और जो मेल होता है उसमें होता है XY। अब लड़का होगा कि लड़की होगा, ये जो जेंडर है ये कौन करता है? सो मेल वाला करता है, ठीक है। और ये जो 22 पेयर्स है इसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ये वाला तो सेक्स क्रोमोसोम है। अब डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21st क्रोमोसोम अफेक्ट होता है, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम 21 की। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम 18 में होता है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 18। पटाओ सिंड्रोम में क्रोमोसोम 30 में ट्राइसोमी हो जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी। अब क्लाइनेफेल्टर सेक्स क्रोमोसोम में होता है, इसमें XXY हो जाता है मेल्स में, और टर्नर में मोनोसोमी हो जाती है, मिसिंग और इनकम्प्लीट X होता है फीमेल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ब्लड ग्रुप्स। सो जो ब्लड ग्रुप्स है ना, बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, और 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो हम पढ़ते हैं, ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। और RH में 2 ही होते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव, जिसमें RH है वो RH पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं है वो RH नेगेटिव। सो बेसिकली क्या है कि RH मतलब कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो द RH ब्लड सिस्टम दे इन्वॉल्व प्रोटीन्स ऑन द RBCs। सो RH पॉजिटिव क्या है, जो अभी मैं बोल रही थी RH है तो RH पॉजिटिव बेसिकली D एंटीजन होता है, ठीक है, D अगर है तो RH पॉजिटिव हो, नहीं है तो RH नेगेटिव है। और RH क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पहली बार ना रेसस मॉन्की जो है उसमें मतलब डिस्कवर किया गया था, इस वजह से। प्रेगनेंसी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ABO वाला सिस्टम पढ़े। अब जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसको किसने डिस्कवर किया था? सो कार्ल लैंस्टर ने किया था इन 1901। सो AB एंड O, ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे। एंटीजेंस क्या है? A एंड B एंड नन। एंटीबॉडीज क्या है? उसका उल्टा हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी क्या है? B है। अब AB दोनों है तो कोई नहीं है, और कोई O वाला है तो एंटी A एंड एंटी B। अब इसमें मैंने लिखा है कि किसको डोनेट कर सकते हैं। अब A ब्लड ग्रुप वाला A को कर सकता है, AB को कर सकता है, AB वाला सिर्फ AB को कर सकता है, बट O वाला सबको कर सकता है, AB एंड O। और ये किन से रिसीव कर सकते हैं ब्लड? ठीक है, O वाला सिर्फ O वाले से ही कर सकता है। अब यूनिवर्सल डोनर, ग्रुप O ब्लड कैन बी गिवन टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ग्रुप O को। और रिसिपिएंट कैसे बोलते हैं? ग्रुप AB को, ठीक है, क्योंकि वो किसी से भी ले सकते हैं। सो विद दिस आई कंप्लीट बायोलॉजी। अब हम थोड़े से PYQ देख लेते हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपके PYQs को एनालाइज करके ये सारे टॉपिक्स बनाए हैं, लेट्स सी हम कितने कर पा रहे हैं। सो व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ABO ब्लड टाइपिंग? ये अभी आया है लास्ट टाइम। सो कितने हैं? अभी हमने देखा ना AB एंड O, ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कौन सा है? प्रोस्टेट, टेस्टिस, सर्विक्स, कॉटम। सर्विक्स, दिस इज अ फीमेल। Which of the following are different parts of human brain? Front brain, standard brain, hind brain. Forebrain, median brain, rear brain. Forebrain, midbrain, hind brain. यही वाला है। Inner lining of the human small intestine has numerous finger-like projection called villi. So villi हम बोलते हैं कि small intestine में बहुत सारे finger-like projection होते हैं, उसे हम villi बोलते हैं।
अब डाइसैकेराइड कौन सा है? अभी हम देख कर आए थे ना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये मिलकर क्या बनाता है, क्या बनाते हैं आप बताना. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कैन बी सीन प्रोक्रायोटिक सेल? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कैन बी सीन इन अ प्रोक्रायोटिक सेल? प्रोक्रायोटिक में हम क्या देख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, डेफिनेट न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स. प्रोक्रायोटिक में वी डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो ये तो नहीं है. वी ऑल्सो डोंट हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स, तो ये दोनों भी नहीं है. सो राइबोसोम्स. विच वन Which one of the following is an example of an airborne disease? So, is it tuberculosis, malaria, dengue और cholera? So, airborne कौन सा है? मलेरिया है? नहीं, ये airborne नहीं है. डेंगू भी नहीं है airborne. क्लोरेरा क्या है? ये waterborne है, ठीक है. So, कौन सा हुआ? Tuberculosis. Which instrument is used to measure blood pressure manually? मैंने आपको पूछा था, ये आ ही गया PYQ. So, that is sphygmomanometer. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? अब इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? देखकर पता चल रहा होगा. थायरोक्सिन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थायराइड. व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? ये वाला आप बताना, अभी मैंने डिस्कस भी किया था. लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको. सो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट? अब इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? सो दैट इज मैग्नीशियम. ओके, ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल? 3. हमने देखा था ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू 3 पायरुवेट. Xylem in plants are responsible for the transport of water and dissolved minerals both. और food कौन करता है? Phloem. Which one among the following hormones inhibits the growth activity in plants? Very easy, एक ही करता है, abscisic acid, बाकी तो promote करते हैं. Which one among the following is not a part of vascular bundle in plants? So that is endodermis. Okay, ये lining होती है ऊपर की skin की. Which of the following category of biomolecules does starch belong to? Starch कहाँ belong करता है? Carbohydrate. Which organelle in animal cell can digest foreign material? Lysosomes. क्या बोला था? Suicidal bags of cell, right? Which one of the following is not a feature of xerophytes? Xerophytes हम अभी देख कर आए थे ना, dry arid है. So इसमें वैक्सीक्यूटिकल्स होते हैं, ये हमने देखा था. स्मॉलर लीव्स होती है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो. अब स्टोमाटा भी होता है, ठीक है. बट अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा हुआ फिर क्या होगा? फिर तो बहुत सारा वाटर लॉस होगा ना. सो दैट्स वाई ये वाला आंसर है आपका, ठीक है, दिस वन. देन हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉइल्स? अभी हम देख कर आए थे, सैलाइन सॉइल में होता है, राइट. लास्ट वाला था ना ये. And photosynthesis that converts light energy into chemical energy involve the use of green pigments of leaves called chlorophyll, the only structure in leaf that holds chlorophyll. इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी, बट क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट. सो बहुत इजी PYQs आते हैं बायोलॉजी के, बस आपको गो थ्रू करना होता है सारी चीज़ों को अच्छा से. अगर आप कर लोगे 1-2 बार रिवाइज तो आप कर लोगे 10 के 10 क्वेश्चन. अगर आपसे 9 भी होते हैं ना, देन इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड. सो इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया है, बिकॉज लास्ट टाइम मेनी ऑफ यू आस्क्ड कि बायोलॉजी जल्दी चाहिए, इस वजह से. सो मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लेना, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो स्टडी स्मार्ट, हैव अ गुड डे, बाय.